वेलकम टू माय चैनल। दिस इज विवेक। आज हम लोग फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं किसका? स्पेसिमेन पेपर फिजिक्स का आईसीएसई 2026 एग्जामिनेशंस। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल पे जाइए और मैं यहाँ लिंक भी दे दूंगा। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। लेट्स स्टार्ट विद दिस। यहाँ पर लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को क्या किया गया? प्लेस किया गया at a distance of 24 सेंटीमीटर in front of the convex lens। देखिए, बच्चे एग्जामिनेशन में हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है। तो सबसे पहले मैं इसको आपको याद कराने का एक तरीका बताता हूं। देखो, कॉनकेव को पहले आप याद रखिए। कॉनकेव में क्या होता है? केव होता है वर्ड। ठीक है, केव का मतलब होता है गुफा। तो अगर ऐसा है तो ये हो गया कॉनकेव लेंस, राइट। तो नेक्स्ट क्या बचा? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा ही होगा जो कि यहां पे हमने बना दिया है। होप इट इज क्लियर नाउ। अब वापस से आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा गया है? तो यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे बना दिया है, यहाँ पे देख रहा होगा। तो ये है ऑब्जेक्ट आपके लिए। तो ये कहाँ पे है? ये अप्रोक्स कितने दूरी पे रखा गया है? 24 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा गया है। कौन? ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने। फोकल लेंथ क्या है इसका? 8। और इसका जो प्राइमरी फोकल लेंथ होता है आपको पता होगा, ये पीछे साइड होता है, यानी कि ये जो है पार्ट यही है इसका फोकल लेंथ। यहाँ पे आप देख रहे हो कलर चेंज हो रहा होगा। तो यही है इसका फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्या है? 8। तो पहले इसको आगे हम समझाने से पहले आपको एक साइन कन्वेंशन को भी मैं क्लियर करता हूं कि कैसे हम लोग साइन कन्वेंशंस को याद रखेंगे। देखिए, सबसे पहला साइन कन्वेंशन याद रखने का तरीका क्या है? सपोज आपने क्या किया, ये दो एक्सेस बना लिया, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, इजंट इट? तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ पे जो ऑप्टिकल सेंटर आप देख रहे हो ना, ओ, ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए ओरिजिन। तो आपको ये पता है कि जब आप इधर जाएंगे, जहां मैं एरो बना रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस का ये कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो यानी कि कोई भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर के अगर राइट साइड रहेगा तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। और ऑप्टिकल सेंटर के अगर लेफ्ट साइड होता है तो एक्स एक्सिस क्या होता है? नेगेटिव। तो ये भी हो गया आपका नेगेटिव। वाई एक्सिस ऊपर गया तो क्या होता है? पॉजिटिव। और नीचे गया वाई एक्सिस तो क्या होता है? नेगेटिव। तो दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर द साइन कन्वेंशन इन टर्म्स ऑफ लेंसेज। तो ये आप बहुत अच्छे से पहले समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेशंस भी करने, क्योंकि यहाँ लिखा है ना, आप देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा, और फॉर दिस कैलकुलेशंस यू नीड टू नो अबाउट द साइन कन्वेंशन। फिर से समझिए, जहां पे एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव, तो यहां भी आपका ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये हमेशा याद रखिएगा, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यू कैन से, द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बट ये ध्यान रखना है कि जो जीरो है या ओ है यहाँ पे आपका, वो क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको मान लीजिए क्या? ओरिजिन। होप इट इज क्लियर नाउ। अब आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बोले व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज सो फॉर्म। तो अगर आपने रे डायग्राम की प्रैक्टिस करी होगी तो आपको ये पता होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो 24 सेंटीमीटर है, यानी कि वो इसके बीच में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इनके बीच में जहां भी नहीं होगा तो इसका मतलब ये हमेशा क्या बनाएगा? एक रियल एंड इनवर्टेड। ये क्या बनाएगा? रियल एंड इनवर्टेड। होप इट इज क्लियर। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि कहां कहां पे इन्वर्टेड होता है तो ये याद रखिएगा, मैं यहाँ पे एक सब बता दे रहा हूं होता क्या है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये याद रखिएगा कि पूरे वीडियो प्रॉपरली आप देखना, सो दैट यू विल गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिक्स। ये मान लीजिए आपका क्या है, हमने बना दिया एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। ये आपके लिए क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। मान लीजिए ये है F1, ये है 2F1। तो देखो, आपने जो भी पढ़ा होगा, आपने यही पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट कहां कहां रह सकता है? एट इनफाइनाइट, बियॉन्ड 2F1, यानी कि यहां पे रह सकता है, बियॉन्ड और एट 2F1, फिर यहां रह सकता है ऑब्जेक्ट, फिर यहां रह सकता है, और एक यहां रह सकता है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये सारा इमेज इनफाइनाइट से लेके यहां तक, ये सारा इमेज क्या बनाता है? रियल एंड इनवर्टेड, एक्सेप्ट दिस वन। ये क्या बनाता है आपका?
आप इरेक्ट एंड वर्चुअल, लेकिन ये सारे हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्वियसली 8 सेंटीमीटर से दूर है, इसीलिए ये क्या बनाएगा आपके लिए, हमेशा एक रियल एंड इनवर्टेड बनाएगा। होप इट इज क्लियर। अब आते हैं हम इसके बी नंबर सेक्शन पे। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। तो सबसे पहले ये समझिए कि 24 सेंटीमीटर कहां पे है, आपका 24 सेंटीमीटर है इधर, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा -24, और ये क्या है u का, और u क्या था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो जाए -24 सेंटीमीटर। और 8 सेंटीमीटर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकस होता है वो ये होता है, और ये हमेशा राइट साइड है, तो ये क्या होगा, फोकस इज इक्वल टू +8 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम इसके कैलकुलेशन पार्ट पे। तो आप देखो यहाँ पे हमने लिख दिया है पहला रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, पहला का जो आंसर था वही मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर बी में क्या लिखा है, गिवन क्या दिया था, फोकल लेंथ दैट इज +8 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -24 सेंटीमीटर, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि माइनस और प्लस क्यों होगा, इमेज डिस्टेंस ही आपको निकालना है, राइट। तो बाय द लेंस फॉर्मूला आपको ये पता ही होगा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो यहां पर आपका क्या, यहां पर देखिए ध्यान रखिएगा, वही जो है ये इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, f क्या है फोकल लेंथ, और यू कैन से द प्राइमरी फोकल लेंथ, और u क्या है इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलरेडी आपको दिया है -24, तो मैंने क्या किया 1/v ही निकालना है, यानी v निकालना है आपको, तो वैसे ही रहेगा LHS में 1/f, f की जगह कितना दिया हुआ 8, और u की जगह दिया हुआ -24। तो यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं पेन का कलर चेंज कर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे इसलिए माइनस हो गया। अब हमारा 8 और 24 का एलसीएम कितना होगा, ऑब्वियसली 24 ही रहेगा। जब आपका यहाँ पे होगा तो 8 3 तो 3 - 1 यानी 2/24, कैंसिल करके कितना आ गया 1/12 विच इज इक्वल टू दिस। तो ये 1/v का वैल्यू है 1/12, तो देयरफॉर v का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और 12 सेंटीमीटर क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, तो ये कहां रहेगा बिहाइंड द लेंस। होप इट इज क्लियर। तो ये है आपका न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे लिखा गया है द डायग्राम बिलो शोज द कूलिंग कर्व फॉर द सब्सटेंस X। तो पहले आपको ये ग्राफ को समझना इंपॉर्टेंट होगा कि ये ग्राफ क्या स्टेट करता है। देखो ये तो टाइम है, पर ये देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से ये क्या है एक्स एक्सिस, राइट। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी ग्राफ है, जैसे ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो ये याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस के जो भी पैरेलल ग्राफ्स होंगे, इसका मतलब ये क्या है लेटेंट हीट को दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये लेटेंट हीट को दिखा रहा है। मतलब टाइम तो बढ़ता जा रहा है पर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि ये जो दो पोजीशन आप देख रहे हो जो कि पैरेलल है किसका एक्स एक्सिस का, इसका मायने ये हुए कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है यहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा पर स्टेट चेंज हो रहा है। तो यानी कि ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, चेंज ऑफ स्टेट, और ये भी कौन सा पार्ट है, चेंज ऑफ स्टेट। ये हमेशा याद रखिएगा कि जहां भी ये पैरेलल हो जाएगा, मैं एरो दे दे रहा हूं, जो पैरेलल है एक्स एक्सिस का ये और ये, तो यहां पे क्या हो रहा है टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा पर स्टेट चेंज हो रहा है। अब आते हैं ग्राफ, होप इट इज क्लियर कि यहाँ पे यहां तक क्या हुआ, सिर्फ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट पर स्टेट बदल गया। अब यहाँ पे देखते हैं है क्या क्या, स्टेट द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कंडेंस। तो देखिए ये मान लीजिए क्या है स्टीम का सेक्शन है, और यहां से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट में यानी कि चेंज होने का जगह यही है, तो यही हो गया आपका 150 डिग्री। फिर यहां पे बोला है मेंशन द टेम्परेचर रेंज इन विच द सब्सटेंस इज इन इट्स लिक्विड स्टेट। तो देखो जब ये पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया कहां पर, इस पोजीशन पे, यानी कि आपका जो दिया यहां पे जो दिया गया है, यानी कि ये जो पॉइंट है यहां पे कंप्लीट स्टेट चेंज हो गया, और यहां से यहां तक का स्टेट क्या था इंटर कन्वर्जन था, यानी कि यहां पे आपका बस स्टेट चेंज हुआ टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब टेम्परेचर चेंज कहां से हो रहा है, यहां से लेके यहां तक, मतलब अब ये है लिक्विड स्टेट। तो यहां पे यही बोला है
मेंशन द टेम्परेचर रेंज इन विच द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड स्टेट। तो ये है आपका क्या हो गया, लिक्विड स्टेट, और यहाँ पे क्या चेंज हो रहा था, गैस टू लिक्विड, और ये अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब फिर से क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट फॉर्म में जा रहा है, तो अब ये क्या हो रहा है, लिक्विड टू, ऑब्वियसली आंसर इज सॉलिड। तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपको ट्रू और फॉल्स पे ध्यान रखना। यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, द, यहां पे पहले मैं पेन चेंज कर लूं, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन अ सब्सटेंस इज कूलिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपको क्या करना है, एक सब्सटेंस कूल करना है, कहां से कहां तक करना है, 10 डिग्री में चेंजेस करने हैं। मतलब जो चेंज होना चाहिए, यानी डेल्टा टी का वैल्यू होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस। नाउ लिक्विड स्टेट, in its liquid state is greater than the heat released when it cooled from same amount in it from solid state। तो यानी कि ये बोला है कि जो लिक्विड स्टेट में जब कन्वर्ट होगा तो उसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट में, अगर हम लोग चेंज करने के लिए करेंगे तो। ठीक है, अब है क्या यहाँ पे, ये देखिए, इसका रीजन मैंने प्रॉपर लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। More energy is required to change the temperature of liquid than a solid by the same amount। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर सेम अमाउंट में टेम्परेचर चेंज करना है तो लिक्विड केस में आपको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। एंड दस मोर हीट इज रिलीज्ड व्हेन कूलिंग अ लिक्विड, और इसीलिए जब हम लोग लिक्विड को कूल करते हैं तो जितना अमाउंट का वो हीट एनर्जी लेगा उतना ही देगा। तो लिक्विड केस में वो ज्यादा एनर्जी लगता है, इसीलिए वो रिलीज भी ज्यादा करेगा कंपेयर टू द सॉलिड। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ, देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इन इट्स सॉलिड स्टेट इज हाई देन इट्स, सॉरी यहाँ पे सॉलिड नहीं होगा, यहाँ लिक्विड स्टेट होगा। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिक्विड स्टेट होगा, इज हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड स्टेट। तो होप इट इज क्लियर। तो इसीलिए आपको क्या करना होता है, या ये समझना होता है कि अगर लिक्विड स्टेट में आप टेम्परेचर चेंज करते हो 10 डिग्री का, उसमें हीट एनर्जी ज्यादा कंजम्पशन होगा या ज्यादा एनर्जी का हीट रिलीज होगा कंपेयर टू द सॉलिड। होप इट इज क्लियर। अब आते हैं हम लोग कैलोरीमेट्री का, ये क्वेश्चन है, इस पे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि दिया क्या है। इन एन एक्सपेरिमेंट, मतलब एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम। आपको क्या मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, किसका, फ्लेम का। कौन से बर्नर का, बंसन बर्नर का। आप लोग ने पढ़ा होगा तो पता होगा बंसन बर्नर है क्या। लंप ऑफ कॉपर, ठीक है, लेना है, कॉपर लेना है, जिसका मास कितना रहेगा, 12.12 kg, इज हीटेड ऑन द फ्लेम, और उसको क्या करना है, कॉपर को फ्लेम में हीट करना है फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये लॉन्ग टाइम करने का मतलब यहाँ पे ये है कि बेसिकली जब आप एक टेम्परेचर पे लॉन्ग टाइम पे हीट कर रहे हो तो जितना आपका फ्लेम का हीट होगा उतना ही इस कॉपर का हीट होगा, यानी कि कॉपर जितना एब्जॉर्ब किया हीट, और विच इज इक्वल टू द हीट ऑफ द फ्लेम। The copper then is quickly transferred into the beaker of negligible heat capacity containing 0.84 kg of water। और फिर क्या किया गया, इस कॉपर को वाटर में डाल दिया गया जिसका मास कितना था, 0.84 kg। एंड देन टेम्परेचर ऑफ वाटर रोज। तो इनिशियल टेम्परेचर वाटर का क्या था, मान लीजिए 15 डिग्री दिया हुआ है, और वो बढ़ के कितना हो गया, 35 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपने गर्म कॉपर इस 15 डिग्री में डाला था, तो बढ़ के टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम। आपको फ्लेम के टेम्परेचर को मेजर करना है। आपका दिया क्या गया है, हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर दैट इज दिस मच, एंड हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दैट इज दिस मच। तो हमने यहाँ पे एक पूरा कैलकुलेशन कर दिया है। देखिए यहाँ पे मैं इसी को समझा देता हूं। यहाँ पर क्या बोला है, बेसिकली पेन चेंज कर लूं पहले। मास ऑफ कॉपर मैंने यहां लिख दिया, दैट इज 0.12 kg, और ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 120 ग्राम। मास ऑफ वाटर दैट इज 0.84 kg, और ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 840 ग्राम। टेम्परेचर दैट इज T1 ऑफ वाटर, आप यहाँ पे H2O मैंने लिखा है, पर आप यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ पे प्रॉपर वाटर लिखिए, WATER लिखिएगा, H2O मत लिखिएगा। दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर दैट इज
फाइनल टेम्परेचर ऑफ कॉपर दैट इज 35 डिग्री। क्योंकि देखो आपको ये बताया गया कि जैसे ही कॉपर को पानी में डाला गया, isn't it? तो पानी का टेम्परेचर कहां से कहां पहुंच गया, 35 डिग्री तक पहुंच गया। तो यानी कि कॉपर का भी टेम्परेचर 35 डिग्री तक आया होगा। मींस अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कॉपर का टेम्परेचर था 100 डिग्री, ठीक है, वाटर का तो दिया ही हुआ था 15 डिग्री। अब जब दोनों को मिक्स किया गया तो ये दोनों कहां तक आ गए होंगे, 35 डिग्री, जो कि गिवन पार्ट है, isn't it? तो ये फाइनल टेम्परेचर किसका हुआ, वाटर का भी, और फाइनल टेम्परेचर किस क्या हुआ, कॉपर का भी। तो यहाँ पे ये लिखा है फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ कॉपर कितना हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर लिख दिया है और वाटर भी लिख दिया है। लेट टी इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कॉपर दैट इज ऑफ फ्लेम। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हीट लॉस्ट बाय कॉपर इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। तो यहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो ये कॉपर कितना है, फॉर्मूला क्या होता है हीट का, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, राइट, यही होता है। तो Q यानी मास कितना है यहाँ पे 120 ग्राम, यहाँ पे दिया हुआ है 0.4, आपका क्वेश्चन में मेंशन दिया हुआ है। और चेंज, तो फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर क्या था कॉपर का, T, जो कि ग्रेटर वैल्यू था, और फाइनल वैल्यू तो कम हो गया, इसलिए T माइनस 35 is equal to 840 which is a mass of water which is a mass of 4.2 क्या मास, सॉरी मास नहीं है, it is a specific heat capacity है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, माइनस करेंगे तो 20 आएगा। तो फाइनल जब कैलकुलेट कीजिएगा, होप ये इसके बाद तो आप कैलकुलेशन कर ही पाएंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1505। ये क्या था, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कॉपर, और यू कैन से द टेम्परेचर ऑफ फ्लेम। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये क्वेश्चन जितना देखने में सिंपल है दिख रहा है, तो ये कुछ एवरेज या बिलो एवरेज बच्चों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस। यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं। एक मेटल रॉड ए बी है, आप देख पा रहे हो, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दे दिया है कितना, 80 सेंटीमीटर का दे दिया है। इज बैलेंस्ड इज एट 45। तो यहाँ भी वेट डाल दिया गया, यहाँ भी डाल दिया गया, और बैलेंस वो कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर, यानी कि ये है इसका फुलक्रम, isn't it? Now from the end A with 100 GF weight, ठीक है, ए पे क्या डाल दिया गया 100 GF, सस्पेंडेड फ्रॉम द टू एंड, और इसमें भी 100 GF डाल दिया। तो जब 100 GF इधर है, 100 GF इधर है, और यहाँ पर आपका 80 सेंटीमीटर पे आपका जो ये बी है वो पोजीशन है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये जो बार होता है ना, इसका भी मास काउंट में आता है, isn't it? तो सबसे पहले पूछा है, इफ दिस रॉड इज कट एट द सेंटर सी, मान लीजिए इसको यहां से कट कर दिया गया, देन कंपेयर द वेट ऑफ AC टू द वेट ऑफ BC। तो यहां से आपको पूछा जा रहा है कि अगर मैं यहां से इसको कट कर दूं तो कौन सा मास ज्यादा होगा, राइट? तो देखिए ये एक क्या है आपका, एक तरह का यू कैन से इन इक्वेशंस का क्वेश्चंस बनता है, क्योंकि ये सारे सिंबल्स कहां पे आते हैं, मैथ्स में इन इक्वेशंस में आते हैं। तो फिजिक्स में भी इन इक्वेशन जैसा कुछ हो सकता है क्या, तो आंसर इज यस। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने एक ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट करके रखा है और कैलकुलेशंस को भी करके रखा हुआ है, आप देख लीजिए, सेम कंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको दिखेगा यहाँ पर। तो मैं पहले ये चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे 100 GF है, यहाँ भी 100 GF है, 80 सेंटीमीटर पे है, 0 पे यहाँ पर है, और A है, और यहाँ पे B है, और C है, और बोला गया है कि यहीं से इसको कट करना है, यानी कि कटिंग कहाँ से करनी है, इसको कटिंग करनी है जनाब को C से। तो क्या होगा, लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो वेट A कितना दे दिया है 100 GF, A मतलब A पोजीशन पे, वेट B कितना है वापस से 100 GF, और LAB यानी कि ये पूरा AB का लेंथ कितना दिया हुआ है 80। अब सोचो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, LA कहां पर है 45, ये पार्ट कौन सा है जहां पे हम फलक्रम से चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, राइट, 45। LB यानी कि इस B के लिए लेंथ क्या होगा जो कि फलक्रम से होगा, तो ये पूरा कितना था 80, और फलक्रम कहां पे 45, तो यानी कि ये जो लेंथ है इसका कितना आ रहा है 35, यानी यहां से यहां तक कितना आ रहा है 35 सेंटीमीटर। अब यहां पर मान लिया क्या, वेट ऑफ द रॉड AC जो है, यानी कि AC का जो A यहां पर है, C यहां पर है,
जो कि एग्जैक्ट मिडिल है इस गिवन स्केल का, उसको हमने मान लिया क्या WAC है। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी एट द रॉड फ्रॉम फल्क्रम इज, मान लिया IAC है। ठीक है, ये क्या है आपका डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी IAC, मतलब ये जो लेंथ है इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं IAC। होप इट इज क्लियर। अब यहाँ पे क्या है वेट ऑफ द रॉड BC। अब B से C, क्योंकि हाफ सेक्शन ये बचता है, इसका मान लिया क्या है WBC, और हाफ का सेक्शन में क्या था WAC। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे। अब क्या देखिए यहां पर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रॉड BC फ्रॉम फुलक्रम इज IBC। ये कौन सा पार्ट था, तो जो आधा पार्ट था वो है B के तरफ से, जो कि था ना यहाँ पे आपका C पोजीशन था और यहाँ पे B पोजीशन था और यहीं पे 100 GF था, तो ये हाफ सेक्शन को ही लिया गया, तो ये जो लेंथ है इसको बोल दिया गया IBC। ठीक है, हियर तो IAC क्या हो जाएगा 45 माइनस 20 दैट इज 25 सेंटीमीटर। IBC क्या हो गया 60 माइनस 45 विच इज 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग को ये तो पता ही है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, तो यहाँ पे वही हमने फॉर्मूला डाल दिया IA इंटू WA प्लस IC इंटू WAC, IB इंटू WB प्लस IBC इंटू WBC। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं तो हमारा कुछ रिलेशन ये आएगा। ठीक है, क्या आएगा 3WBC, क्योंकि BC का तो हमारा लेंथ पता नहीं है ना, माइनस 5WAC, मतलब जो वेट है नॉट लेंथ, वेट है वो पता नहीं है, जो कि स्केल का वेट था, तो इसीलिए हम लोग ने इसको इसी फॉर्मेट में रखा, क्योंकि हमें क्या तैयार करना है इन इक्वेशन। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल हो गया। अब ये ग्रेटर देन क्यों हुआ, क्योंकि देखो तुम ध्यान से समझना, ये जो रिलेशन आया ये क्या है, मैं पहले कलर को चेंज, यहाँ पे देखिए ये जो रिलेशन आएगा आपका, इसका वैल्यू क्या है 200 विच इज ग्रेटर देन 0, इसीलिए इसको हम लोग क्या कर दिए ग्रेटर देन 0 लिख दिए। और ये माइनस है, इक्वल टू को जंप करेगा तो क्या होगा प्लस होगा, इसीलिए ये रिलेशन लिख दिया। अब आते हैं हम आगे, देखते हैं कि करना क्या है। तो आगे में क्या करेंगे, तो आपका भी थोड़ी देर पहले क्या आपने देखा पीछे प्रीवियस पेज में WBC इज ग्रेटर देन WAC, और यहाँ पे था 5 और यहाँ पे था 3। आपको करना क्या है, इसको भेज देना है इधर डिवाइड के फॉर्म में, जो कि इधर आ गया है, और ये जो 5 है वो यही रहेगा, और 3 को भेज देना है इधर डिवाइड में, तो 3 इधर आ गया। तो 5/3 बेसिकली क्या होता है, तो 5/3 को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 3 1 जा 3, तो ये हो गया 2.06, तो ये अराउंड क्या होगा 1.66 या 1.67 समथिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि 5/3 का वैल्यू क्या रहेगा हमेशा ग्रेटर देन 1, इसी को यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को नहीं लिखेंगे, अब सीधा लिख देंगे क्या ग्रेटर देन 1, isn't it? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि WBC यानी कि वेट ऑफ BC जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा किससे, वेट ऑफ AC से। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि वेट ऑफ AC इज लेस देन वेट ऑफ BC। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, होप इट इज क्लियर। अगर ये नई पार्ट क्लियर हुआ होगा तो आप वापस से मुझे कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वन मोर टाइम अबाउट दिस थिंग्स, और पूरा लिख लिख के उस समय समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत लेंदी वीडियो बन जा रहा है ये एक्सप्लेनेशंस को लेके। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड पार्ट इसका क्या लिखा हुआ था, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। ठीक है, हमें क्या करना है, ऊपर वाला का जो एक्सप्लेनेशन है उसका आंसर भी मतलब लिखना है कि वो हमने जो बोला ये क्यों बोला। तो देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन लॉट ऑफ थिंग इन टर्म ऑफ कैलकुलेशन, लेकिन चलो फिर भी बता देते हैं क्या है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इवन दो द वेट प्रेजेंट आर सेम ऑन द बोथ एंड, तो यहाँ पे क्या है दोनों तरफ का वेट क्या है सेम एंड पे है, एंड द टॉर्क ऑफ आर्म बी इज लेस देन द टॉर्क ऑफ आर्म ए, यानी कि जो बी का टॉर्क है वो कम है किससे, ऑब्वियसली इससे, क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा है। दिस मीन दैट द मोमेंट ऑफ द वेट ऑफ द रॉड एक्ट फ्रॉम साइड बी एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज बियॉन्ड 45, तो यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 45 से ज्यादा हो गया, तो मोर वेट इज कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन बी एंड
सी, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, बी और सी के बीच में मोर मास कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो ये हो गया आपका रीजन। होप इट इज क्लियर नाउ यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो स्टेट वेदर, आपको बताना है द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो एक चीज तो ये आप ध्यान रखिए कि ग्रेविटी किधर वर्क करता है, टुवर्ड्स डाउनवर्ड और द टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहां पे लिखा है अ पर्सन वॉक ऑन द लेवल्ड रोड, ठीक है, यानी कि जो एक पर्सन है वो किधर मूव कर रहा है, लेवल रोड पे। तो लेवल रोड मान लीजिए ये एक रोड है, लेवल किया हुआ है, यहां पे एक पर्सन वॉक कर रहा है। तो इसका जो मास होगा, इसका मास कितना होगा, मान लीजिए m। तो ये डाउनवर्ड कितना फोर्स दे रहा होगा, जितना इसका वेट है, दैट इज मास इनटू ग्रेविटी। हाँ जी, तो ये क्या हो गया, फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका इधर, मान लीजिए एस एस का डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे जो एंगल तैयार हो रहा है वो कितने का तैयार हो रहा है, 90 डिग्री का। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है वेट वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स कितना है, मास इंटू ग्रेविटी, एस तो है, लेकिन यहाँ पे कॉस क्या आ गया 90, और कॉस 90 का वैल्यू 0, इसलिए कंप्लीट पार्ट क्या हो गया, 0। तो फर्स्ट आंसर इज, हाँ अब क्वेश्चन ये है कि क्या इतना कुछ लिखना पड़ेगा, तो आंसर इज यस, आपको लिखना पड़ेगा तभी तो मार्क्स मिलेगा। अब है अ पर्सन क्लाइंबिंग ऑन अ लैडर। तो लैडर जनरली हम लोग मान के चलते हैं कि ऐसा लैडर है, isn't it? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पर्सन लैडर पे चढ़ रहा है, isn't it? तो जो पर्सन जब लैडर पे चढ़ रहा होगा तो ये ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज एस। इसका वेट भी होगा, दैट इज वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो एफ फिजिकल टू क्या लिख देता हूं, मास इनटू ग्रेविटी। अब देखो ध्यान से, ग्रेविटी तो नीचे होता है, दैट इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, पर ये मूव कर रहा है क्या, अपोजिट। तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितने का डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा, राइट। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री। तो ये हो गया mg इंटू एस, और ये वैल्यू होता है 180 का -1, तो ये हो गया -mg एस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। होप इट इज क्लियर ना। यहाँ पे आप क्या लिखा है, अ कार इज न्यूट्रल गियर इज कमिंग डाउन द स्लोप। तो एक कार है जो न्यूट्रल पे, तो स्लोप हमेशा कैसा होगा, ऐसा ही होगा, मैक्स टू मैक्स ऐसा होगा। अगर वो 90 डिग्री तो नहीं हो सकता क्योंकि वो एक्सीडेंट हो जाएगा, इस तरह से कार तो उतरेगा नहीं, मिनिमम स्लोप रहेगा। तो यानी कि जो एंगल रहेगा थीटा का वैल्यू जो रहेगा वो बेसिकली क्या रहेगा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। आपको ये पता है कि cos 90 का वैल्यू क्या होगा, 0, और 0 के बाद 0 डिग्री के बाद अप टू 90 89 डिग्री तक अगर मान के चलते हैं तो इसके वैल्यू क्या होता है, थीटा का वैल्यू क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। तो यानी कि जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। ये थीटा पे तो डिपेंड करेगा, और थीटा कहां से कहां तक रेंज तक रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा और 90 से छोटा रहेगा। मतलब ये कभी भी 0 डिग्री 90 डिग्री तो नहीं हो सकता। तो जब 90 डिग्री नहीं हो सकता तो 90 का मतलब क्या होता है, cos 90 मतलब होता है 0, तो यानी 0 नहीं हो सकता ये वैल्यू कभी भी। तो ये क्या होगा, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। होप इट इज क्लियर। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, पहले इसको समझते हैं। ए बी सी डी आर द 4 पॉइंट ऑन अ हेमिस्फेयर कप प्लेस्ड इन्वर्टेड ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिया गया, ये हेमिस्फेयर कप है जहाँ पे ए बी सी और डी एक मार्क किया गया, राइट। फिर क्या बोला गया, यहाँ पे डायमीटर है 360 डिग्री, तो बी से सी कितना दिया हुआ है, 360 डिग्री। तो रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और रेडियस मतलब क्या होता है, डायमीटर का हाफ, यानी कि 360/2 यानी कि 180। दिस इज ऑल अबाउट द रेडियस। अब आगे देखते हैं। एंड ए दिया है r/3। ए कितना है, r/3। तो रेडियस अभी जो आपका आया था दैट इज 180,
इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 60। तो ये हो गया लेंथ 60, राइट। नाउ अब क्या बोला है, अ स्मॉल स्पेरिकल मास 500 ग्राम रेस्ट एट द पॉइंट ए कहां पर है इसका, देखिएगा पूरा हेड पे। यहां पे मान लीजिए क्या है, एक बॉल क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। चलिए मान लेते हैं ये है ए, isn't it? Slide down along the smooth surface of the cup. अब वो क्या कर रहा है, वो स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है, यानी कि ऊपर से वो क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। इसके बाद क्या दिखा है, assuming that there is a no loss of energy, calculate it। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। लेट्स सी, तो पहला है पोटेंशियल एनर्जी एट ए रिलेटिव टू बी। तो यानी कि इसका हमें क्या निकालना होगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा। किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। होप इट इज क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग 1 to 1 सॉल्व। तो गिवन में क्या क्या था देखते हैं। गिवन में सबसे पहले आपका दिया था डायमीटर। डायमीटर में आपका हम लोग लिख सकते हैं 2r इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3.6 मीटर। हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस बेसिकली क्या है, दैट इज r विच इज इक्वल टू, तो 3.6 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 2 से, यू विल गेट 1.8 मीटर। नाउ मास ऑफ द स्फीयर, ये भी गिवन था, दैट इज m विच इज इक्वल टू 500 ग्राम विच इज इक्वल टू 0.5 kg। डन। नाउ इसके बाद दिया था AE। AE ये बोल दिया था कि रेडियस का 1/3 है, यानी कि r/3। तो 1.8 by 3 विच इज इक्वल टू 0.6 मीटर। एक्सेलरेशन यानी कि G भी दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फाइंड करना था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होता है बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। सो ए में ये बोला था कि हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है कहां पे, ए पे विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो अगर ध्यान से हम लोग देखें तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा था, ए यहां था, बी यहां पे था। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं ये निकालूं तो बी तो रोड मतलब बेस पे ही है, तो ये कौन सा पार्ट होगा, स्फीयर का, हेमिस्फीयर का क्या रहेगा, ये रेडियस। तो हाइट आपका निकल गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, mgh, मास ऑलरेडी आपको दिया गया था 0.5, ग्रेविटी 10 बोला है, और हाइट जो इस स्फीयर का रेडियस होगा, हेमिस्फीयर का रेडियस दैट इज 1.8। होप इट इज क्लियर। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 9 जूल ऑफ आपका क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन में क्या पूछा है, स्पीड एट द पॉइंट बी, द लोएस्ट पॉइंट, यानी कि आपको क्या निकालना है, स्पीड। तो जब हम लोग बी नंबर निकालेंगे दैट इज स्पीड। तो स्पीड हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। तो आपको ये पता है कि आप अगर एक हाइट लेते हैं तो जो मैकेनिकल एनर्जी रहता है वो सब जगह क्या रहता है, इक्वल रहता है। और आपको ये भी पता है कि सबसे टॉप में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, 0 इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेबल। और सबसे ज्यादा क्या रहता है, पोटेंशियल एनर्जी रहता है मैक्सिमम। और अगर सबसे लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, 0 अगर यहां से ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो इसी का थ्योरी हमें यहां पे यूज करना है। जब वहां पे सबसे टॉप में था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 9 जूल। तो जब वो गिर रहा है सबसे लोएस्ट सेक्शन में आ गया तो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा उसका फिर, 9 जूल। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, हाफ इंटू हाफ mv स्क्वायर। तो वेलोसिटी कहां पे, बी पे, स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे वैल्यू को प्लेस करते हैं। तो 1/2 इंटू
0.5 इंटू वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो जब इसको ऑल टुगेदर आप कैलकुलेट करोगे तो वी बी इज इक्वल टू आएगा √16 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी ये 16 नहीं होगा, ये हो जाएगा बेसिकली 36। तो प्लस माइनस 6 तो माइनस में लेंगे तो यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड। तो दिस विल बी योर वेलोसिटी। इसका सी पार्ट में क्या लिखा है, आपका काइनेटिक एनर्जी निकालना है कहाँ पे, डी पे, यानी कि इस जगह निकालना है। तो ये याद रखिए कि डी और ई का जो हाइट है वो क्या है, सेम है। हाइट क्या है, सेम है। तो जो पॉइंट यहाँ पर होगा वही पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगा या काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या निकालेंगे, बेसिकली एनर्जी निकालेंगे। तो जो एनर्जी यहाँ का होगा वही एनर्जी यहाँ पे होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। इसको हम लोग कैसे कर ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं क्या, सी के लिए एट पॉइंट डी एंड ई, ठीक है, डी और ई पे अगर हम बात करते हैं, और ऑन द सेम हाइट, ये दोनों क्या आर ऑन द सेम हाइट, ये दोनों सेम हाइट पे है। सो इस पे क्या होगा, सेम पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो यानी कि हम लोग मेनली किस पे वर्कआउट करने वाले हैं, ई पे वर्कआउट करने वाले हैं। तो जी पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा वो डी का भी होगा, ई पे जो काइनेटिक एनर्जी होने वाला है वो कहां पे रहेगा, ई पे ही रहेगा ना। तो अब हम लोग का क्या करते हैं, अब धीरे धीरे कैलकुलेशन पे आते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट डी फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से डी का डिस्टेंस कितना रहेगा, दैट इज रेडियस माइनस ए ई विच इज इक्वल टू 1.2। और एक और लाइन ऐड कर देता हूं, 1.8 माइनस 0.6 दैट इज 1.2 मीटर। ये हो गया हमारा पहला। अब तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एट पॉइंट ई एम जी एच, मास तो आपको पता ही था, ग्रेविटी भी 10 दे दिया है और हाइट भी आ गया 1.2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 6 जूल कर देते क्योंकि ये हो गया आपका 5 हाँ ठीक है, 6 जूल हो गया, राइट नाउ। तो देयरफॉर या फिर एंड कर लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ई प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ई, यही होने वाला है, isn't it? तो थोड़ा देर पहले आपने जो पूरा का यानी सबसे टॉप पे यानी पोजीशन ए पे आपने क्या निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, राइट। ठीक है, आपने क्या निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी। मैं वापस से वो कैलकुलेशन अब देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे लाया था, यानी कि यू का वैल्यू ए लाया था, सॉरी यू का वैल्यू जो क्या आया था सबसे टॉप में 9 जूल आया था, जहां पे काइनेटिक एनर्जी पूरा का पूरा 0 था। तो यानी कि यहाँ पे देखो मैकेनिकल एनर्जी मैं यहाँ पे भी निकालता हूं, ठीक है, ये किसके लिए आ रहा है, ए के लिए, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोजीशन ए पे जो बॉल था, स्पेरिकल बॉल था, वो रेस्ट पे था। तो ये सारा का सारा क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 9 और काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि वेलोसिटी नहीं था। तो ये क्या होता, 9 जूल रहता। तो यही बेसिकली क्या मैकेनिकल एनर्जी है। तो इसी का यूज हम लोग करने वाले हैं सी नंबर सेक्शन। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा वही यूज करने वाले, तो मैकेनिकल एनर्जी। और आपको ये पता है कि किसी भी हाइट में अगर एक परपेंडिकुलर हाइट है सभी पोजीशन का मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे क्या है, 9 है। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट दिस क्या आया था आपका, 6। तो बचा क्या आपके पास, काइनेटिक एनर्जी निकालने का। तो ये इधर गया तो कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 9 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 3 जूल। दिस विल बी योर आंसर। तो ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मस्ट सब्सक्राइब। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है यहाँ पे,
अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुली हैज वेलोसिटी रेशियो 4। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो क्या है? 4 है। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द सिस्टम इंडिकेटिंग क्लियरली द डायरेक्शन ऑफ द लोड एंड एफर्ट। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि लोड और एफर्ट का डायरेक्शन का प्रॉपर्ली मेंशन करना है। फिर क्या लिखा है? कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द लोड 100 kgf लिफ्टेड दिस पुली टू द हाइट 5 मीटर। तो पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते। देखिए, डायग्राम मेरा उतना फ्री हैंड बना नहीं पाया, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए काफी है। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, एक रिजिड सपोर्ट बना लिया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, एक रिजिड सपोर्ट हो गया। क्या हुआ, कलर पिक क्यों नहीं कर रहा भैया? तो ये एक रिजिड सपोर्ट हो गया। यहाँ पे आपका क्या करना है, एक ब्लॉक ये रखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये ब्लॉक एक जाएगा, इस पे एक पुली रहेगा यहाँ पर और एक पुली रहेगा यहाँ पर, और ये पुली थोड़ा एक्सटेंशन यहाँ पे देगा, और ये है स्ट्रिंग। और दूसरा जो ब्लॉक रहेगा वो रहेगा यहाँ पर, और दूसरा पुली और एक पुली है यहाँ पर, और इसको भी एक ब्लॉक से जोड़ना, जो कि ऐसे करके ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या है, लोड है। क्या है? लोड। अब आपको क्या जानना है यहाँ पे कि स्ट्रिंग सिस्टम कैसे रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से पहले स्ट्रिंग जाएगा, सबसे ऊपर वाले पुली से क्रॉस करेगा और सबसे नीचे वाले पुली में आएगा। फिर यहाँ से जाएगा, फिर ऊपर वाले सेकंड जो पुली है, सेकंड है जो ऊपर से, फिर वहां पे एंटर करेगा, और फिर टैकल जो है वो जाके पहला जो ब्लॉक है उसी पे जाके अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे आपको सब में बोला है कि आपको क्या करना है, टेंशन को दिखाना है, यानी कि प्रॉपर्ली मेंशन करना है। तो यहाँ भी टेंशन ऊपर की तरफ, यहाँ भी टेंशन ऊपर की तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी। और एफर्ट को भी दिखाना, तो एफर्ट यहाँ पे नीचे की तरफ रहेगा। होप इट इज क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम ऑफ द ब्लॉक एंड टैकल। तो शायद अभी ज्यादा बेटर बना, राइट। अब आते हैं इसका बी नंबर सेक्शन पे। यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यू निकालना आपको या पीई निकालना है, ऑफ लोड 100 kgf। तो ये kgf क्या है, ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ यूनिट है, तो इस पे कंफ्यूज मत कीजिएगा। लिफ्टेड बाय द दिस पुली टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, और वो कहां तक लिफ्ट किया गया, 5 मीटर तक। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन। गिवन में यहाँ पे लिखा है आपका क्या, मास। और बेटर ये कर देते हैं हम लोग, इसको फोर्स में ही रखते हैं। फोर्स कितना दिया हुआ है, 100 kgf। फिर हाइट कितना दिया हुआ है, वेट है आपका, यानी दे दिया है। और फिर है हाइट आपका कितना, दैट इज 5 मीटर दिया हुआ है। और जी का वैल्यू लेने बोला है क्या, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अच्छी बात है कि जी का वैल्यू 10 लेने बोला है, क्यों, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर फोर्स अगर न्यूटन में आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 100 इंटू 10 जैसे मल्टीप्लाई किए, kgf कन्वर्ट टू न्यूटन, दैट इज 1000 न्यूटन। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली mgh। तो mg मतलब क्या हुआ, फोर्स इनटू हाइट। फोर्स ऑलरेडी आपका कितना दे दिया है, 1000 न्यूटन, इनटू हाइट कितना दिया हुआ है, 5। तो यानी कि ये हो जाएगा कितना, 5000 जूल। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं तो फोर्स, और यहाँ पे इसका तो यूनिट था फोर्स, और यहाँ था फोर्स इनटू मीटर, और या फिर न्यूटन इनटू मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। और सिंपली यू कैन राइट 5 किलो जूल। दिस विल बी योर आंसर। होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मस्त सब्सक्राइब कर दीजिए इसको। और जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई सपोज इसका और 2 वीडियो बनेगा, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि समझाने में बहुत टाइम जा रहा है, ताकि आपको छोटी छोटी बात भी अच्छे से